पाएंगे तो कभी भी हम ठीक ठीक इतिहास को न जान पाएंगे न समझ पाएंगे। पहला जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कौन से अच्छे काम किए जिससे हमारे समाज को हमारे बीते हुए समय में इतना गौरव और मान सम्मान मिला। हमारे इतिहास में हमारे पूर्व महापुरुषों से ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से हमारे राज्य और जागीरें गई। और तीसरा, जब कभी हम असावधान हुए तब हमारे जो वर्ग शत्रु हैं, जब भी उनको मौका मिलता है वो हमारे इतिहास को विकृत करने की चेष्टा करते हैं। तो उन्होंने समय समय पर क्या गड़बड़ियां की, उन गड़बड़ियों को पकड़ करके खोजना और उनको अपने जीवन से पहले बाहर निकालना। अभी आमेर के संबंधित में एक बात आया कि आमेर का एक काला अध्याय। आमेर राजवंश एक ऐसा राजघराना है जिसके इतिहास का अगर ठीक ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाए तो ऐसा कोई कछावा नहीं होगा जिसको आमेर के इतिहास पर लग जाए, बल्कि हम गर्व से अपने सर को ऊंचा कर सकते हैं। आज लोग बिना तत्कालीन परिस्थितियों को जाने हुए राजा मान सिंह आमेर और उनके पिताजी और दादू साहब पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राणा प्रताप का साथ नहीं दिया, जबकि केवल 2 पीढ़ी पहले राणा सांगा के नेतृत्व में सारा राजपूत राजस्थान का एकजुट था बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में। उससे लगभग दुगनी से ज्यादा संख्या में हमारे पास सेना थी, लेकिन फिर भी खानवा के युद्ध में राजपूत हार गए बाबर से। क्यों हारे? क्योंकि उसका मूल कारण था विज्ञान के क्षेत्र में हम बाबर के समकक्ष नहीं थे। बाबर के पास बंदूकें और तोपखाना था, हम केवल परंपरागत हथियारों से बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए अधिक संख्या में होते हुए, अधिक वीर और जुझारू प्रवृत्ति के होते हुए भी हम वो युद्ध हार गए। और कहते हैं जो समाज अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर के आगे की योजनाएं नहीं बनाती वो अपना विकास नहीं कर सकती। आमेर के राजाओं ने इस चीज को समझा कि हम लगातार 600 वर्ष से इन आक्रमणकारियों के साथ लड़ रहे हैं। अधिकांश युद्धों में हम हारते हैं, कहीं कहीं हम जीत भी जाते हैं, लेकिन हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। और उस काल तक, राजा मान सिंह जी के काल तक आते आते स्थिति ये हो गई थी देश की, धन बल के आधार पर, भय के आधार पर और पदों के प्रलोभन के आधार पर लोगों ने इस्लाम को ग्रहण करना शुरू कर दिया। आज देश में जितने मुसलमान हैं, इनमें से बहुसंख्यक यहाँ के सनातन धर्म में से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, बाहर के मुसलमान नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में इस संक्रमण को कैसे रोका जाए? तो आमेर के राजाओं ने नीति का सहारा लिया। भीष्म पितामह से एक बार युधिष्ठिर पूछते हैं, एक बार क्या शांति पर्व के अंदर जब वो राजधर्म का उपदेश दिया भीष्म पितामह, तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए राजा के सम्मुख कि वो अपने दुश्मन से मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो, तो उसे क्या करना चाहिए? दुश्मन से कोई संधि करनी चाहिए या युद्ध करके वीरगति प्राप्त करनी चाहिए? तब भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद तुम खुद निर्णय करना है कि एक राजा को क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, एक बार समुद्र ने सारी नदियों को कहा कि तुम अपने क्षेत्र में जो वनस्पति होती है वो ला करके मेरे को दो, अपने अपने क्षेत्र की वनस्पति। सभी नदियों ने अपने क्षेत्र के अंदर उगने वाली वनस्पति ले जाकर के समुद्र को अर्पित की, लेकिन एक नदी थी जिसका नाम था बेंत्रवती नदी, वो अपने इलाके की वनस्पति ले जाकर के नहीं दे सकी समुद्र को। तो समुद्र ने पूछा, भाई तू क्यों नहीं लाई अपने इलाके की वनस्पति? उसने कहा, महाराज मैं कैसे लाऊं, मेरे इलाके में तो बांस ही बांस के पेड़ हैं, जब मैं अपने जल का स्तर बढ़ाती हूँ तो वो झुक जाते हैं नीचे, मैं कितना ही जल का प्रवाह तेज कर दो अपना वो टूटते ही नहीं, और जब मेरा जल कम होता है तब फिर वापस कट हो जाते हैं। ये दूसरी नदियां हैं, इनके तटों पर बड़े विशाल वृक्ष हैं, लेकिन वो वृक्ष झुकना नहीं जानते, इसलिए वो नदियां अपने जल के द्वारा अपर्दन करके बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके अपने साथ ले आती हैं और आपको अर्पित कर देती। तब भीष्म पिता मैंने कहा, युधिष्ठिर अगर कभी ऐसी स्थिति बने तो सम्मानजनक संधि का रास्ता निकालना चाहिए राजा को, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा करना। प्रजा ही नहीं है, प्रजा ही खत्म हो गई तो फिर कैसा राजा? अगर सम्मानजनक संधि का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर राजा को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करनी है।
लेकिन वो दूसरा रास्ता बताया। और राजा मान सिंह जी ने और उनके पूर्वजों ने इसी नीति का असर लिया। उन्होंने देखा बाहर से आक्रमणकारी हर साल बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। तब उन्होंने ये सम्मानजनक संधि की मुगलों के साथ कि जहां भी युद्ध लड़ेंगे वहां सेनापति हम होंगे, सेना आपकी होगी, जो माल जीतेंगे वो माल हमारा होगा, जमीन तेरी होगी। और उन्होंने अफगानिस्तान को जीता। और जो बाहर से जो आक्रमणकारी हर साल आ रहे थे, रास्ते को परमानेंट बंद किया राजा मान सिंह ने। वहां से उन तोप बनाने वाले कारीगरों को और बंदूक बनाने वाले कारीगरों को कैद करके लाए और आमेर के अंदर उन्होंने सबसे पहले तोप बनाने का कार्य किया। अगर किसी राजा ने विज्ञान के प्रति सबसे पहले रुचि दिखाई तो राजा मान सिंह आमेर। और केवल वो टेक्निक अपने पास रखी, ऐसा नहीं, अगले कुछ ही वर्षों के अंदर वो तकनीक सारे राजाओं को उपलब्ध कराएगी, यहाँ तक कि मेवाड़ के राजाओं को भी उपलब्ध करेगी। और हर पीढ़ी में मेवाड़ के राजाओं के और आमेर के राजाओं के विवाह संबंध रहे। खुद महाराणा प्रताप के भाई की बेटी की शादी राजा मान सिंह जी के पोते महासिंह जी के साथ। तो ये हमारे जो विरोधी हैं वो कुछ तथ्यों को पकड़ करके हमारे इतिहास को दूषित करते हैं, लेकिन जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तो हमारे को तथ्य ज्यादा पता चलेंगे। और ये जो विवाह संबंध वाली बात है आज जो प्रचारित कर रहे हैं, जोधाबाई, आमेर में जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी हुई नहीं। और जिस राजकुमारी की तथाकथित रूप से जिसको कहा जाता है आमेर की राजकुमारी, उसके बारे में भी अभी प्रामाणिक रूप से हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि वो राजा भागल की बेटी है। क्योंकि अभी अपने संस्थान ने एक किताब छापी है कछाओं की वंशावली, जो पंडित गोपी बल्लभ जी द्वारा लिखित है। उसमें प्रत्येक राजा के कितने बेटे कितनी बेटियां हुई, उनमें से अल्पकाल में कितने स्वर्ग से डाल गए और कितनों की कहां कहां शादियां हुई, सबका वर्णन है प्रत्येक पीढ़ी की। उसमें कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। उसमें बारमल जी की जितनी बेटियां हुई उनकी सबकी शादियों का विवरण है, भगवान दास जी की जितनी बेटियों की शादी उनका सबका वर्णन है, मान सिंह जी की जितनी बेटियां हुई उनका सबका वर्णन। और यहाँ तक कि मान सिंह जी ने अपने बेटे जगत सिंह को भी कुतलू खां की बेटी से शादी करने की इजाजत नहीं। तो मान सिंह जी जैसा बुद्धिमान और नीतिमान राजा है जिसने ऐसे संक्रमण काल के अंदर मुगलों के बीच रह करके मुगलों की ताकत को कमजोर किया। उन्होंने जो अभी भगवत सिंह जी ने बताया 123 युद्ध लड़े, आपको जानकर हैरानी होगी ना, इस 123 युद्धों में से 1 या 2 युद्ध ऐसे हैं वो भी छोटे युद्ध में गिने जाते हैं, कोई ज्यादा बड़े युद्ध नहीं है। जैसे हल्दी घाटी एक आधा युद्ध हो वो ही राजपूतों के खिलाफ है, बाकी 120 या 21 लड़ाइयां उन्होंने मुगलों की ताकत से पठानों को समाप्त कर दिया इस देश से। अगर मान सिंह जी ने आज पठानों को खत्म नहीं किया होता इस देश से, आज देश के क्या हालात होते इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमको कृतज्ञ रहना चाहिए अपने पूर्वज मान सिंह जी के प्रति, और उनके इतिहास में ऐसा कोई काला अध्याय नहीं है। केवल ये हमारे विजातीय जो शत्रु हैं, जो हमारी जड़ों को कमजोर करना जानते हैं, वो इसको प्रचारित करते हैं। और इसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन करें तो आपको और नई नई जानकारियां उपलब्ध होंगी।